हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी बंधुओं का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल तहे दिल से खुली बाहों से स्वागत है। आ जाइएगा साथियों, हम बात कर रहे हैं पिछली क्लास में संज्ञा की बातें की। इससे पहले संज्ञा की 2 क्लास अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर हमने देखा जातिवाचक में 2 भेद और माने जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर हमने इन 5 भेदों का अध्ययन किया। आपको सीधे पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने हैं, तो सीधा आंसर हमारा हिंदी के अकॉर्डिंग 3 ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके में हमने एक शुरू में बात देखी थी, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शाब्दिक अर्थ सीधा पूछा जाता है कई बार, और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है ना। अब क्या होता है कि संज्ञा में मोटे तौर पे जो बातें करनी थी वो हमने कर ली है। आज की क्लास संज्ञा की अंतिम क्लास है, और इसके बाद संज्ञा बिंदु में किसी प्रकार का आपके संशय नहीं रहने वाला है। अब संज्ञाओं के कुछ विशेष प्रयोग है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा हम जानते हैं, एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक पूरी जाति का बोध है, जातिवाचक है। भाववाचक वो है जिनको अपन महसूस करते हैं। लेकिन मित्रों, कई बार क्या होता है, व्यक्तिवाचक शब्द होता है लेकिन वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। कई बार जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाता है, कई बार भाववाचक जातिवाचक बन जाता है, कई बार कोई विशेषण जातिवाचक बन जाता है। ये 4 तथ्य है संज्ञा के विशेष प्रयोग के, ये पढ़ने हैं, ये अपन आज की क्लास में समझेंगे। और उन इसके साथ ही भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। ये सारी बातें आज की क्लास में करके संज्ञा का विधि विधान से आज समापन करने वाले हैं। अब पिछली 2 क्लास और आज की क्लास देखने के बाद संज्ञा का आप कैसा भी प्रश्न उठा लोगे, आराम से देखते हो जाएगा आपकी। तो बहुत अच्छे से धैर्य से जुड़ जाइएगा और आनंद के साथ इन क्लासों को सुनिए। सारी चीज़ें आपके ऑन टिप्स कंठस्थ हो जाएगी। देखिए, जिसके बिना हम आधे आधे वही अपने राधे राधे। बात कर रहे हैं अपन संज्ञा की। किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा टॉपिक की। और संज्ञा में साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के विशेष प्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा के विशेष प्रयोग। अब इसमें हम 4 फैक्ट पढ़ेंगे। कितने फैक्ट पढ़ेंगे? 4। संज्ञा के विशेष प्रयोग। देखिएगा, एक बार पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहला फैक्ट है इसका, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बनना। व्यक्तिवाचक का क्या बनना? जातिवाचक बनना। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनना, या व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बनना। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनना, ये लिख लो आप, जातिवाचक बनना। यानी क्या होगा, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण होगा और वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, वो बात आपको समझनी है। अब आप यहाँ पे देखो, व्यक्तिवाचक में किसका बोध होता है? किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का। कोई एक वचन में है व्यक्ति वस्तु स्थान, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और अगर एक वचन की बजाय बहुवचन में है तो क्या है? जातिवाचक। लेकिन अब क्या होता है साथियों, कोई व्यक्तिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक शब्द एक का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? एक का। और जातिवाचक बहुवचन में आता है, पूरी जाति का बोध कराता है। लेकिन कोई व्यक्तिवाचक शब्द है, वो एक का बोध नहीं करवा रहा है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो फिर वहाँ क्या करेंगे? जातिवाचक। मैंने क्या कहा, बात को समझो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक का बोध होता है, लेकिन कई बार कोई व्यक्तिवाचक शब्द है जो एक का बोध नहीं करवाता है, पूरी जाति का बोध करवाता है, तो वहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक। अब अपन इस बात को उदाहरण से समझते हैं। किससे समझते हैं? उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, विद्यार्थी जीवन में, ये जो मैंने भाषा बोली है वो सारी मैं लिख दूंगा, पहले अपन नियमों से समझते हैं। देखो, विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्णों का अभाव नहीं है। हमने लिखा विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्णों का अभाव नहीं है। अब ये वाक्य आपको एग्जाम में देके एग्जामिनर पूछेगा कि भाई जो ये रेखांकित शब्द है कुंभकर्ण, इसमें कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पे हमें क्या लगा कि कुंभकर्ण एक व्यक्ति का नाम है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन साथियों, अब हमारा हिसाब नहीं चलेगा। अब आपको देखना है कि कुंभकर्णों का अभाव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अब एक कुंभकर्ण की बात नहीं हो रही है, यहाँ रावण के भाई की बात नहीं हो रही है, या कुंभकर्ण के जैसे गुण या दोष वाले जितने भी लोग हैं सारे किस में आ गए? इसमें आ गए। तो अब ये एक नहीं रह करके जितने भी आलसी लोग हैं जो सारे दिन सोते रहते हैं लाइब्रेरी में 8-8 10-10 घंटे, तो उनके लिए ये शब्द आया है। समझ गए बात को? फिर मैंने कहा आपके वह तो या तुम तो विभीषण निकले, तुम तो विभीषण निकले, तुम क्या निकले? विभीषण निकले। अब यहाँ पे मैं रेखांकित शब्द में पूछूं कौन सी संज्ञा है? अब बात क्या हुई
कि ये विभीषण आपको जैसे कुंभकर्ण एक लगा वक्तिवाचक उदाहरण, विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, वक्तिवाचक लगा, लेकिन साथियों अब इनमें वक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक उदाहरण है, क्योंकि अब ये कुंभकर्ण किसी एक कुंभकर्ण की बात नहीं कर रहा है। अब जितने भी लोग हैं आलसी है सारे क्या हो गए, कुंभकर्ण। अब विभीषण वाले में देखो, मैंने कहा तुम तो क्या निकले, विभीषण निकले, मतलब तुम भी घर के भेदी निकले। अब रावण का भाई एक था विभीषण, उसके हिसाब से तो विभीषण वक्तिवाचक होने चाहिए, लेकिन जब इनको अपने तुलनात्मक रूप से वाक्य में पढ़ते हैं, सीधे मैं आपको पूछूं कुंभकर्ण या विभीषण तो वक्तिवाचक ही है, लेकिन अब यहाँ पे जो ये वाक्य है ना, ये कह रहा है तुम तो विभीषण निकले। अब मतलब विभीषण के जैसे गुण या दोष है तुम्हारे अंदर, तो विभीषण के जैसे गुण या दोष वाले जितने भी लोग हैं यहाँ आ जाएंगे, यानी अब ये एक नहीं रहा, ये इसके विभीषण जैसे गुण दोष वाले सभी लोगों का बोध करवा रहा है कि भाई तुम भी घर के भेदी निकले, बड़े हरामी निकले बेटा। तो ये बहुवचन वाला क्या हो जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। इसी तरह से मैं कहूँ वह स्त्री तो गंगा है, वह स्त्री तो गंगा है। अब गंगा का अर्थ है पवित्र, कोई भी महिला निश्चल है, निष्कपट है, पतिव्रता है, पवित्र है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, गंगा है, निर्मल है भाई, किसी प्रकार की इसके अंदर कपट नहीं है, तो वह स्त्री तो गंगा। अब गंगा एक का बोध नहीं करवा रही है, जितनी भी महिलाएं हैं जो पवित्र है सबके लिए ये क्या शब्द आ गया, गंगा। तो अब ये बहुवचन मारा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक। अब मैं इस नियम की एक भाषा लिख रहा हूँ, इससे पहले एक उदाहरण भले ही आप और समझ लो। उसकी बात पर पूरा विश्वास करो, उसकी बात पर पूरा विश्वास करो, उसकी बात पर पूरा विश्वास करो, विश्वास करो। वह सचमुच हरिश्चंद्र है, वह सचमुच क्या है, हरिश्चंद्र है, वह सचमुच हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र है। अब यहाँ पे आपके हरिश्चंद्र के नीचे रेखांकित है। अब हरिश्चंद्र तो एक सत्यवादी राजा था, आप सभी जानते हैं। हरिश्चंद्र एक का नाम है, वक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन साथियों अब यहाँ पे ये एक का बोध नहीं करवा रहा है, ये बहुवचन में आ रहा है। इस प्रकार के हरिश्चंद्र के जैसे सभी लोगों को बोध करवा रहा है कि भाई मैंने कहा उस रवि की बात पे विश्वास करो, वह क्या है, हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी है। अब जितने भी लोग सत्यवादी है सबके लिए क्या शब्द आ गया है, हरिश्चंद्र। अब ये एक का बोध नहीं करवा करके हरिश्चंद्र जैसे गुणों वाले सभी लोगों का बोध करवा रहा है। अब बहुवचन में बोध करवा रहा है, सभी का बोध करवा रहा है, जातिवाचक मानना है। जैसे अब मैं इसकी एक जो भाषा है वो पूरी लिख देता हूँ यहाँ पर के, ठीक है। इस नियम की भाषा अपन यहाँ लिखेंगे, देखिएगा। जब कोई वक्तिवाचक शब्द, जब कोई वक्तिवाचक शब्द, जब कोई वक्तिवाचक शब्द किसी एक व्यक्ति, किसी एक वक्तिवाचक में एक विशेष व्यक्ति का ही बोध होता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जब कोई वक्तिवाचक शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करवा कर, एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करवा कर, बोध नहीं करवा कर उसके समान गुण या दोषों वाले सभी लोगों का बोध करवा रहा है, उसके समान गुण या दोषों से युक्त, गुण या दोषों वाले सभी लोगों का बोध करवाता है, सभी लोगों का बोध करवाता है, लोगों का बोध करवाता है। कैसा शब्द है, वक्तिवाचक शब्द है। शब्द कैसा है, वक्तिवाचक। कोई वक्तिवाचक शब्द किसी एक का बोध नहीं करवा करके उसके जैसे गुण या दोष वाले सभी लोगों का बोध करवाता है, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी संज्ञा मानी जाती है, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब इसका कहने का मतलब ये है भाई, जातिवाचक संज्ञा होती है या मानी जाती है, एक ही बात है। यानी अब सीधे आपको पूछता, कुंभकर्ण तो एक था, विभीषण भी एक है, गंगा भी एक है और हरिश्चंद्र भी एक है, वक्तिवाचक उदाहरण। लेकिन वाक्य माया तुलनात्मक रूप से, तो अब ये कुंभकर्ण के जैसे सभी लोग उसके गुण वाले सभी का बोध करवाया। विभीषण जितने भी गद्दार लोग हैं, घर के भेदी है सबके लिए, जितनी पवित्र महिला है गंगा, जितने भी सत्यवादी लोग हैं हरिश्चंद्र। आशा और अपेक्षा यहाँ तक की सारी बातें आप सभी मित्रों के बहुत तगड़े तरीके से लेके क्लियर है। तो अब अपन इसके कुछ और उदाहरणों की बातें करेंगे। जैसे मैं कहूँ रवीना तो हमारे घर की लक्ष्मी है, ये नियम कौन सा है, तो पहला ही नियम पढ़ रहे हैं, वक्तिवाचक से क्या बनना, जातिवाचक, वक्तिवाचक से जातिवाचक बनना, जातिवाचक बनना।
वैसे समझ लेंगे उतना ही नियम काफ़ी है, लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छे सारे वाक्य बता देता हूँ जो एग्जाम में आने योग्य है। जैसे आपके पास एक वाक्य है, रवीना तो हमारे घर की लक्ष्मी है। रवीना तो हमारे घर की क्या है, लक्ष्मी है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाए कि ये जो लक्ष्मी शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो देखो लक्ष्मी एक है, मतलब व्यक्तिवाचक होना चाहिए, एक लड़की का नाम। बट यहाँ पे जो ये शब्द है लक्ष्मी, ये जितनी भी संपन्न महिला है, भाग्यशाली महिला है, जितनी भी सुख समृद्धिवान महिला है, सबका द्योतक है। इसका मतलब अब ये एक नहीं, जैसे किसी के घर में बेटी होती है, अपन क्या बोलते हैं, लक्ष्मी का जन्म हुआ है, लक्ष्मी हुई है। मतलब अब लक्ष्मी जैसी जितनी भी भाग्यशाली महिलाएं हैं, समृद्ध है, संपन्न है, जिनका आगमन शुभ है, सबको हमने क्या बोला है, लक्ष्मी। तो अब ये एक का बोध नहीं करवा करके सभी समृद्धशाली महिलाओं को बोध करवाएगी, तो जातिवाचक मानी जाएगी। इसी तरह से अपन एक आध वाक्य और देखते हैं और आगे अपन बात करें। तो मैं एक अंतिम वाक्य ले रहा हूं इसका, भारत में आज भी, भारत में आज भी, भारत में आज भी सीता और सावित्री का अभाव नहीं है। भारत में आज भी सीता और सावित्री का अभाव नहीं है। सीता और सावित्री का अभाव नहीं है। अब आओ यहाँ पे, यहाँ रेखांकित करके मिली आपको सीता और सावित्री। अब हमें क्या लग रहा है कि सर सीता एक है, एक लड़की का नाम है, सावित्री एक का नाम है, व्यक्तिवाचक होनी चाहिए। लेकिन साथियों यहाँ पे सीता का और सावित्री का मतलब यह है कि जितनी भी पतिव्रता, निश्चल, पवित्र महिला हैं, उनका आज के समय में भी अभाव नहीं है। यानी सीता, सावित्री जैसी यहाँ भारत में और बहुत सारी महिलाएं हैं। इसका मतलब ये एक नहीं रह करके क्या बन गई, ज़्यादा, ज़्यादा का सूचक है। तो अब हमने जितने भी शब्द लिखे हैं इसमें रेखांकित पद, सब के सब किसके उदाहरण हैं, रेखांकित पद सभी के सभी आपके जातिवाचक के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, जातिवाचक। क्योंकि यहाँ पर किसी एक का बोध नहीं करवा करके इसके समान गुण दोषों वाले बहुत सारी लोगों का बोध करवाते हैं। समझ गए क्या? तो देखो समझ गए हो अगर कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनती है, यानी कुंभकर्ण, विभीषण, गंगा, हरिश्चंद्र, सीता, सावित्री, लक्ष्मी, देखने में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लग रहे हैं, लेकिन यहाँ ये इनके समान गुण वाले बहुत सारे लोगों को बोध करवा रहे हैं। तो अब ये वाक्य में आए हैं तुलनात्मक रूप से, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं रहे, जातिवाचक बन गए हैं। अब दूसरा नियम अपन उल्टा पढ़ेंगे इसका, इसके विपरीत, जातिवाचक से क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक। तो आप दूसरे नियम में आओ। दूसरा नियम कहता है आपके साथियों, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनना। 4 फैक्ट पढ़ने वाले हैं, तो 2 फैक्ट। दूसरा ये है, जातिवाचक से क्या बनना, व्यक्तिवाचक बनना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बनना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बनना। अब यहाँ पे अपन क्या देखने वाले हैं, तो देखिए जातिवाचक में किसका बोध होता है, एक से अधिक का, बहुवचन में बोध होता है। लेकिन मित्रों कोई जातिवाचक शब्द पूरी जाति का बोध नहीं करवाई। जातिवाचक में तो पूरी जाति आती है, लेकिन ये पूरी जाति का बोध नहीं करवा करके किसी एक का बोध करवाई, तो क्या कर देंगे, व्यक्तिवाचक। क्योंकि जातिवाचक शब्द होने से नहीं होगा, हमारा वो फैक्ट ऑलवेज चलेगा, हमेशा चलेगा, एक है व्यक्तिवाचक, ज्यादा है जातिवाचक। तो यहाँ पे जातिवाचक में बहुवचन में तो आता है, लेकिन कोई जातिवाचक शब्द पूरी जाति का बोध नहीं करवा करके एक का बोध करवाए, वहाँ व्यक्तिवाचक होगी। हमारे समझ में नहीं आयो सर, तो देखो आओ इधर समझो, आप धैर्य के साथ बात को समझोगे तो अब मैं एक वाक्य दे रहा हूँ, स्वतः चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का क्या किया, गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अब आप यहाँ हो, अब आपको लग रहा है सर नेता तो एक जातिवाचक शब्द है। बिल्कुल, इससे जस्ट पिछली क्लास में हमने पढ़ा, जितने भी पदों के नाम है, मंत्री बहुत है, नेता बहुत है, अध्यापक बहुत है, चिकित्सक बहुत है, सब जातिवाचक उदाहरण है। लेकिन साथियों आप इस शब्द को देखो, अब ये है जातिवाचक शब्द, लेकिन अब ये पूरी जाति का बोध नहीं करवाएगा, किसी एक व्यक्ति का बोध करवाएगा, तो यहाँ व्यक्तिवाचक बनेगी। भाई नेता जातिवाचक शब्द है, सीधे पूछे तो नेता क्या है, बहुत होते हैं, जातिवाचक। लेकिन यहाँ ये जो नेताजी शब्द है ना, एक का बोध करवा रहा है, किसका, तो देखो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अब आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाला बंदा कौन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये नेताजी शब्द किसके लिए आया, केवल एक व्यक्ति के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। अब एक के लिए आया है साथियों, तो यहाँ जातिवाचक नहीं होकर के क्या बन गई, व्यक्तिवाचक बन गई। ठीक है, ये नेताजी आपके आया है सुभाष चंद्र बोस के लिए। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी हालांकि आपको इतनी
लिखने की आवश्यकता साथ में महसूस नहीं होगी, कॉमन सेंस हो जाएगा। बचपन से लेकर आप इन वाक्यों को पढ़ते आ रहे हैं। अगला मैं एक लिख रहा हूं, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे गोस्वामी जी ने किसकी रचना की भाई? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो आपका वाक्य हो गया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस, बुक का नाम है, कॉमा में बंद कर दीजिए, रामचरितमानस की रचना की। एक करा उदाहरण चिन्ह है ना, रचना की। अब यहाँ पे देखो कि रामचरितमानस की रचना करने वाले कौन है? गोस्वामी जी। आप सभी जानते हैं गोस्वामी क्या है? एक जाति है। लेकिन अब ये पूरी गोस्वामियों ने मिलकर के रामचरितमानस की रचना नहीं की, पूरी जाति यहाँ पे काम करने नहीं आई। ये गोस्वामी जी शब्द किसी एक बंदे का द्योतक है, और एक बंदा कौन है? वो आप सभी जानते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है मित्रों? गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पर ये गोस्वामी जी जो है केवल एक आदमी के लिए आया है, तुलसीदास जी के लिए। किसके लिए आया है? तुलसीदास। बाकी आप जानते हैं कि नेता जातिवाचक है, गोस्वामी एक जाति है, ठीक है। फिर मैंने कहा पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, पंडित जी, पंडित पूरी जाति है, लेकिन देखो प्रथम प्रधानमंत्री की सीट एक है। क्या सारे पंडित आगे प्रधानमंत्री बनने? नहीं, एक कुर्सी पे सभी नहीं बैठ पाएंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये पंडित जी शब्द है किसी एक बंदे के लिए आया, पूरी जाति का सूचक नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चा बच्चा जानता है कि पंडित JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पंडित जी शब्द पूरी जाति का बोध नहीं करवा करके एक बंदे का बोध करवा रहा है, और वो एक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू का सूचक है। तो जवाहरलाल जी के लिए आया है, एक के लिए आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक शब्द पंडित जाति है, गोस्वामी जाति है, नेता जाति है, बट ये पूरी जाति का बोध नहीं करवा करके सुभाष चंद्र बोस, तुलसीदास, जवाहरलाल एक एक व्यक्ति का बोध करवा रहे हैं, व्यक्तिवाचक है। बस एक अंतिम में और लिख देता हूं आपकी, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी को क्या कहा जाता है मित्रों? राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, फादर ऑफ कंट्री, देश के पापा, किसको कहते हैं? गांधी जी को। अब ये गांधी जी पूरी जाति का सूचक नहीं है, गांधी भी एक कास्ट है, पूरी कास्ट का लिया नहीं कहेंगे। पिताजी कौन है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये गांधी जी किसके लिए आया है? एक के लिए, आपके मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। यानी ये एक बंदे का सूचक है कि भाई भारत के जो राष्ट्रपिता है गांधी जी को कहा जाता है, मतलब महात्मा गांधी को कहा जाता है, पूरी जाति नहीं। अब इसकी भाषा हम क्या लिखेंगे कि भाई ये सभी जातिवाचक शब्द है, पंडित, गांधी, गोस्वामी और नेता। कोई भी जातिवाचक शब्द पूरी जाति का बोध नहीं करवा करके किसी एक का बोध करवाए, तो ये एक का बोध करवा रहा है। एक का बोध करवाएगा, जातिवाचक शब्द है, एक का बोध करवाए तो वहां जातिवाचक नहीं होगी, बोध किसका हो रहा है? एक का। एक वाला क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो इसकी एक भाषा है, आप समझोगे। यदि कोई जातिवाचक शब्द, यदि कोई जातिवाचक शब्द, यदि कोई जातिवाचक शब्द पूरी जाति का बोध नहीं करवाकर, पूरी जाति का बोध नहीं करवाकर, पूरी जाति का बोध न करवाकर, बोध न करवाकर किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध करवाए, किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान, किसी एक विशेष व्यक्ति या एक स्थान का बोध करवाए, या एक स्थान, इन सभी का बोध नहीं करो। जैसे शहर जातिवाचक है, लेकिन एक कोई आ जाए, जैसे जगन्नाथपुरी, आगे अपन देखेंगे, पूरी की पवित्रता सर्वविदित है, ऐसा कुछ उदाहरण देखेंगे। एक विशेष व्यक्ति या एक स्थान का बोध करवाती है। अब बताओ, एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध करवाएगी तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? तो भाई वहाँ पे अगर कोई जातिवाचक शब्द पूरी जाति का बोध नहीं करवाएगा, एक विशेष व्यक्ति या एक स्थान का बोध करवाता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। करवाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो वहाँ कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, गांधी जी महात्मा गांधी है, गोस्वामी आपके तुलसीदास जी है, पंडित जी नेहरू जी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या मानी जाती है? वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब देखो,
सर ये व्यक्ति वाला लिख दिया, एक आधा स्थान वाला बता दो। तो देखो एक आधा आप स्थान का उदाहरण देखोगे। स्थान सूचक जैसे मैं कोई शब्द लिखूं, मैं लिखूं पूरी की पवित्रता जग जाहिर है, पूरी की पवित्रता जग जाहिर है या सर्वविदित है, पूरी की पवित्रता सर्वविदित है। अब मित्रों पूरी की पवित्रता, अब ये पूरी, अब जैसे पूर्व में मैं देखूं तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये सभी पूर्व का सूचक नहीं है। इसी तरह ये पूरी एक विशेष नगरी है और वो नगरी है मित्रों जगन्नाथपुरी, जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये केवल एक का सूचक है, किसका? जगन्नाथपुरी का। यानी जगन्नाथपुरी की जो पवित्रता है वो सर्वविदित है, तो एक स्थान का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आप सभी के एकदम चौके तरीके से लेके क्लियर है। एक इसमें अपन और उदाहरण देख लेते हैं, अगर आपके समझ में आई तो देखना जरूर। आज़ादी के बाद सरदार जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, सरदार जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। आज़ादी के बाद सरदार जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। अब साथियों आप यहाँ पे बात देखोगे तो यहाँ रेखांकित शब्द है सरदार जी। अब आज़ादी के बाद सभी सरदारों ने काम अच्छा किया या नहीं किया, ये वाक्य इस बात का सूचक नहीं है। सरदार पूरी कौम है, पूरी कौम का सूचक नहीं है, पूरी जाति का सूचक नहीं है, ये किसी एक बंदे के लिए आया है। और आप सभी जानते हैं आज़ादी के बाद एकीकरण का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सरदार जी कह सकते हैं, पटेल जी भी कह सकते हैं। तो सरदार और पटेल भी जाति सूचक शब्द है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के लिए आया है, और वो व्यक्ति कौन है भाई? वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण को, देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किसने किया भाई? वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये सरदार जी शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए आया, और वो व्यक्ति कौन है? वल्लभ भाई पटेल। मैं मानता हूँ मेरे सभी मित्रों की ये बातें क्लियर है। वापस दोनों नियमों को समझोगे। एक नियम है व्यक्ति से जातिवाचक बनना। कोई व्यक्तिवाचक शब्द है, जैसे कुंभकर्ण, विभीषण, गंगा, जयचंद, कुछ भी लिख सकते हैं, हरिश्चंद्र, ये एक शब्द है, एक का सूचक है। जैसे यहाँ पे मैं एक लिखूँ, भारत में अनेक जयचंद है। हालांकि ये विवादित वाक्य है, क्योंकि कुछ लोग जयचंद को गद्दार नहीं मानते, ऐसी अलग अलग सबका मत है, तो इसको अपन लिखेंगे नहीं। विवादित चीज़ें एग्जाम में नहीं आएगी, निश्चिंत रहना है आपको। तो देखो कुंभकर्ण एक का नाम है, विभीषण एक है, गंगा एक है, और हरिश्चंद्र एक। लेकिन अब ये व्यक्तिवाचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी आलसी लोग, सभी जो गद्दार लोग, घर के बेदी लोग, सभी पवित्र महिलाएं और सभी सत्यवादी लोगों का सूचक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सीता, सावित्री पवित्र महिलाओं के लिए, ये समृद्धशाली महिलाओं की सूचक है। इसलिए ये जितने भी पद है, एक का बोध नहीं करवा करके अधिक का बोध करवाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक। अब यहाँ पे नेता जाति है, गोस्वामी जाति है, पंडित जाति है, गांधी और पूरी, ये सभी जातिवाचक है, सरदार। लेकिन साथियों जब वाक्य में आया, ये पूरी जाति का बोध नहीं करवा करके किसी एक का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पे हमेशा कौन सी संज्ञा मानेंगे? व्यक्तिवाचक। तो अब यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये जितने भी रेखांकित शब्द है, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, और देखोगे आप कि जितने भी रेखांकित शब्द है, ये जितने भी क्या है रेखांकित शब्द है, यहाँ पे रेखांकित शब्दों में आपके जातिवाचक शब्द है, बट एक का बोध करवा रहे हैं, तो कौन सी संज्ञा है इनमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको एग्जाम में यहाँ से अगर प्रश्न दिया जाए कि भाई नेताजी ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो वहाँ पे आप कौन सी संज्ञा मानोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए क्या मेरी बात? बिल्कुल। अब साथियों दो के बाद में अब अपन चलते हैं तीसरे नियम की ओर, और तीसरा नियम है हमारा भाववाचक संज्ञा से क्या बनना? जातिवाचक बनना। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक बनना। फिर मैं चारों नियम एक साथ क्लियर करवा दूंगा, बिंदास रहना है आपको। भाववाचक संज्ञा से या भाववाचक से जातिवाचक बनना। भाववाचक से क्या बनना? जातिवाचक बनना। भाववाचक से जातिवाचक बनना। अब आप यहाँ आओ और मेरी बात को गौर से सुनो। देखो एक फैक्ट है, इससे पहले आप समझना चाहो तो समझ लो। वो संज्ञाएं कितनी है? तीन। एक कौन है? व्यक्तिवाचक। एक कौन है? जातिवाचक। और एक कौन है? भाववाचक। हिंदी में संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं? तीन। अब इसमें क्या होता है, जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, ये एक का बोध करवा रही है, मतलब सदैव एक वचन में आएगी। भाववाचक जैसे देखो दया, प्रेम, क्रोध, घृणा, ये एक वचन में, एक वचन में आएंगे। तो साथियों ये एक वचन में आती है व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जब हम भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आएगी, और जातिवाचक दोनों में चलेगी, एक वचन में भी आ सकती है, बहुवचन में भी आ सकती है। तो भाववाचक हमेशा एक वचन में है, और इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? जातिवाचक। ये एक फैक्ट है, बस इस फैक्ट का आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए मित्रों, तो जो व्यक्तिवाचक और भाववाचक तो सदैव एक वचन में आती है और जातिवाचक एक वचन बहुवचन सब में चलती है। तो पहले मैं ये एक फैक्ट लिख रहा हूँ, कौन सी संज्ञा कौन से वचन में आती है। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक मतलब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, जैसे रामायण, ताजमहल, हिमालय, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक है। और भाववाचक में दया, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा सदैव किस में आती है? एक वचन में आती है। संज्ञा सदैव एक वचन में आती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक किसमें आएगी? तो जातिवाचक आपके एक वचन में भी आ सकती है और बहुवचन में भी आ सकती है। तो यहाँ जातिवाचक का फैक्ट लिखेंगे, जातिवाचक एक वचन और बहुवचन दोनों में आती है। जातिवाचक आपके एक वचन में भी आती है और बहुवचन में भी आती है। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है, दोनों में प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। समझ गए बात को? तो अब इधर देखो, हमने ये लिखा है भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आती है। अब भाववाचक का बहुवचन बना दी। अब यहां से एक फैक्ट आप गांठ बांध लो कि कोई भी शब्द अगर बहुवचन में मिल गए ना, बहुवचन का शब्द आ गया मतलब 100% वहां पे कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। कैसे पता चला सर? तो ये देखो, व्यक्ति और भाव दोनों सदैव एक वचन, मतलब ऑलवेज, हमेशा एक वचन में है। जातिवाचक एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है। तो बहुवचन कोई भी शब्द है तो 100% वहां पे क्या होगी? हमेशा जातिवाचक। समझ गए बात को? क्योंकि बहुवचन केवल और केवल कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। तो अब हम यहाँ पे एक फैक्ट लिखने वाले हैं मित्रों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव, भाववाचक संज्ञा सदैव किस में आती है? एक वचन में। इसका बहुवचन बनाते ये क्या बन जाएगी? जातिवाचक। क्योंकि भाववाचक एक वचन होती है और बहुवचन केवल कौन होती है? जातिवाचक। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आती है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है। बहुवचन बनाने पर वहां जातिवाचक मानी जाती है। बहुवचन में प्रयुक्त करने पर, बहुवचन में प्रयुक्त करने पर, बहुवचन में प्रयुक्त करने पर वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी संज्ञा मानी जाती है? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब आ जाओ इधर, सर कैसे हुआ? तो इधर देखो, मैं भाववाचक के आपको 3-4 शब्द दे रहा हूँ। एग्जाम में हमेशा इन 3-4 से बाहर कभी भी प्रश्न नहीं आता है। बाकी आए तो भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, भाववाचक बहुवचन में आते ही हमेशा क्या हो जाएगी? जातिवाचक। तो मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, देखो। जैसे मेरे पास एक शब्द है प्रार्थना। क्या शब्द है? प्रार्थना। एक शब्द है मेरे पास बुराई। एक शब्द है मित्रों ईर्ष्या। एक शब्द है मित्रों चोरी। देखो, चोर पद था, चोर बहुत होते हैं, जातिवाचक उदाहरण आगे अपन पढ़ेंगे इनको भी। लेकिन चोरी क्या है? भाव है। चोर बहुत है लेकिन चोरी भाव है। तो देखो मित्रों, जो ये प्रार्थना, बुराई, ईर्ष्या और चोरी है, ये भाव है। ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। समझ गए आप? भाई देखो, प्रार्थना महसूस करने की चीज़ है। आप ये नहीं देख सकते कि प्रार्थना गोरी है, काली है, प्रार्थना 2 किलो है, 5 किलो है। बुराई भी एक भाव है, ईर्ष्या भी मित्रों एक भाव है, और चोरी भी क्या है? भाव। अब कईयों को लग रहा होगा हम चोरी देख सकते हैं। नहीं साथियों, देखो, आदमी के बैठे बैठे कब मन में चोरी का भाव आ जाए कोई क्लियर नहीं बता सकता। तो चोरी भाव है, चोरी क्या है? भाव है। समझ गए बात को? तो देखो इधर ये भाववाचक शब्द है। अब मैं इनका बहुवचन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्योंकि आप पता है प्रार्थना एक है, एक वचन में, बुराई, ईर्ष्या और चोरी। तो भाववाचक संज्ञा सदैव किस में आएगी? एक वचन। अब मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो बहुवचन सदैव एक ही होती है। कौन? जातिवाचक। जैसे मैं कहूँ प्रार्थनाएं, बुराइयों, ईर्ष्याएं, चोरियां, बहुवचन आते ही बिना सोचे समझे आप क्या कर सकते हो? जातिवाचक। क्योंकि बहुवचन केवल जातिवाचक होती है। वापस से आप इस फैक्ट को देख सकते हो, व्यक्ति और भाव सदैव एक वचन है, तो बहुवचन केवल कौन है? जातिवाचक। जैसे मैं आपका 1-2 वाक्य लिख रहा हूँ, चीजें स्वतः वाक्य पढ़ते क्लियर हो जाएगी। प्रार्थना का मैं बहुवचन बनाता हूँ। देखो, मैंने कहा हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी।
अब देखो प्रार्थना भाववाचक था, सब जानते हो, लेकिन बहुवचन प्रार्थना बुराई ईर्ष्या में पूछे तो भाव ही करना है, लेकिन बहुवचन बना दिया प्रार्थनाएं। अब बहुवचन बनते ही बहुवचन हमेशा कौन है? जातिवाचक है। ठीक, अब बुराई, मैं कहूँ हमें बुराइयों का त्याग करना चाहिए, हमें बुराइयों का मित्रों क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। हमें बुराइयों का बुराइयों का त्याग करना चाहिए, हमें बुराइयों का त्याग करना चाहिए। अब देखो बुराई क्या था? एक वचन, तो बुराई क्या है? भाववाचक। बुराई क्या है? भाववाचक। लेकिन मित्रों बुराई एक है तो भाववाचक है, इसका हमने बहुवचन बनाया है। बहुवचन क्या बनाया? बुराइयों का त्याग करना चाहिए, और बहुवचन बनाते यहाँ भाव नहीं रह करके अब क्या बन चुकी है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे आगे है पद है ईर्ष्या, इसके लिए मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ। आजकल लोगों के दिलों में, आजकल लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ रही है। आजकल लोगों के दिलों में क्या बढ़ रही है? ईर्ष्याएं। तो अब ईर्ष्या तो एक वचन है, भाव है, लेकिन ईर्ष्याएं क्या है? बहुवचन में आते ही जातिवाचक बन जाएगा। तो आजकल लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ईर्ष्याएं बढ़ रही है। आजकल लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ रही है। अब देखो प्रार्थना से बनाया प्रार्थनाएं, बुराई से बनाया बुराइयों, ईर्ष्या से बनाया ईर्ष्याएं, और अंतिम में एक चोरी वाला उदाहरण भी लिख देता हूँ। ये घिसे पिटे उदाहरण है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ इन दिनों शहर में चोरियां बढ़ रही है, इन दिनों शहर में क्या बढ़ रही है? चोरियां। तो अगला उदाहरण हो जाएगा आपके इन दिनों शहर में चोरियां बढ़ रही है। इन दिनों शहर में क्या बढ़ रही है मित्रों? चोरियां बढ़ रही है। इन दिनों शहर में चोरियां बढ़ रही है। इन दिनों शहर में क्या बढ़ रही है? चोरियां बढ़ रही है। ठीक है, अब इधर देखो, चोरी एक वचन में है, भाव है, ईर्ष्या भाव है, बुराई भाव है। अब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है सर, चोरियां, ईर्ष्याएं, बुराइयों, प्रार्थना, ये हमें बहुवचन में है। यहाँ पे किस में है? बहुवचन में है। तो बहुवचन वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? जातिवाचक। तो अब यहाँ पे जो ये भाववाचक संज्ञा थी, भाववाचक नहीं रही, क्या बन गई? जातिवाचक। क्यों बन गई? क्योंकि इसको किस में प्रयुक्त कर लिया? बहुवचन बना लिया। तो अब जितने भी यहाँ पे रेखांकित शब्द है, प्रार्थनाएं, बुराइयों, चोरियां, ईर्ष्याएं, ये रेखांकित पद अब आपके बहुवचन में आ गए। इसका मतलब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी ये सभी जातिवाचक के उदाहरण हो गए। आशा और अपेक्षा मेरे सभी साथियों की यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे तरीके से लेके क्लियर है। मित्रों 3 फैक्ट अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और मैंने कहा कि संज्ञा में हम विशेष रूप से 4 विशेष प्रयोग पढ़ने वाले हैं। चौथा प्रयोग क्या है? तो चौथा प्रयोग है आपके विशेषण से जातिवाचक बनना। तो चौथा प्रयोग देखोगे, विशेषण से क्या बनना? जातिवाचक बनना। विशेषण से जातिवाचक बनना। विशेषण से जातिवाचक बनना। देखो इधर अपन थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इस बात को। देखो भाई इधर विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अभी अपन आगे विशेषण शब्दों की चर्चा करेंगे, क्योंकि संज्ञा हो गई है। संज्ञा के बाद में सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे, और फिर क्रिया पढ़ेंगे। 4 विकारी शब्द है, चारों का अध्ययन करेंगे व्यवस्थित तरीके से लेकर। सारी चीज़ें हिंदी व्याकरण कंप्लीटली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल बिंदास रहें आप। अब इधर विशेषण क्या होता है मित्रों? कुछ विशेषण शब्द है जो बहुवचन में आते ही क्या बन जाते हैं? जातिवाचक। जैसे देखो विशेषण का पता कैसे चलता है? तो विशेषण के लिए आप उसको आगे कैसा लगा के पूछ सकते हो। जैसे विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। जैसे मैंने कहा सुंदर बालक, अब पूछो कैसा बालक? सुंदर। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। तो मैं आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपके पास एक शब्द है वीर, एक आपके पास शब्द है छोटा। क्या शब्द है? छोटा। एक आपके पास शब्द है बड़ा। एक आपके पास शब्द है अमीर। अमीर। एक आपके पास शब्द है गरीब। आप ज़्यादा अथाह में नहीं पढ़ना है,
इतना समझने के लिए इतने फैक्ट काफ़ी है, और परीक्षा में अगर आपको मिलेगा तो इनमें सही उदाहरण लगभग मिल जाएगा। देखो, वीर बालक, पूछो कैसा बालक? वीर, ये उसकी विशेषता है वीर, तो वीर क्या है? विशेषण। अमीर सेठ, कैसा सेठ? अमीर। गरीब आदमी, कैसा आदमी? गरीब। बड़ा बच्चा, कैसा बच्चा? बड़ा। छोटा बालक, कैसा बालक? छोटा। कैसा के उत्तर वाले क्या हो गए? विशेषण। यानी यहाँ पर जो वीर, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा लिखा है, ये सभी पद कैसे हैं? ये सभी के सभी क्या है मित्रों? विशेषण है। मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर ऊपर आपके इशू है तो आप निश्चिंत रहें। और अब आओ इधर, ये सभी किसके उदाहरण हैं? विशेषण के। तो अब इसका फैक्ट क्या कहता है कि विशेषण शब्द का बहुवचन बनाओगे तो जातिवाचक बन जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि बहुवचन में एक ही संज्ञा आती है, जातिवाचक। तो ये संज्ञा का विशेष प्रयोग के हिसाब से देखें तो आपका अंतिम प्रयोग रहेगा, और इस प्रयोग को अपन समझते हैं थोड़े उदाहरणों के द्वारा। पहले इसमें एक भाषा है, वो भाषा लिख देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। भाषा इसकी क्या कहती है कि कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर, कुछ विशेषण शब्द किसमें प्रयुक्त होने पर? बहुवचन में प्रयुक्त होने पर, कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। किस में माने जाएंगे मित्रों? जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते ही जातिवाचक संज्ञा में माने जाएंगे। जैसे अब आपके पास ये शब्द है, पहले है वीर, तो मैं यहाँ एक वाक्य लिख रहा हूँ, वीर का बहुवचन बनाऊँ वीरों। वीरों की सदैव पूजा होती है। अपने पास वाक्य है, वीरों की सदैव क्या होती है? पूजा होती है। अब आप इस बात को गौर से सुनो, वीरों की सदैव पूजा होती है। वीर एक है तो वीर विशेषण है, लेकिन मैंने कहा वीरों की पूजा होती है। अब जितने भी वीर हैं, चाहे कोई अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा हो, कोई अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा हो, जितने भी वीर है वो सब क्या है? बहुवचन में आ गए। अब ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। जैसे मैंने लिखा, छोटों से स्नेह करो, छोटों से क्या करो? स्नेह करो, ठीक है। बड़ा से मैंने लिखा, बड़ों का आदर करो। भाई छोटों से स्नेह करो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों को नजरअंदाज करो। तो अपने पास एक वाक्य है, बड़ों का आदर करो। अब बड़ा विशेषण है, बड़ों का आदर करो। जैसे बड़ा आदमी, कैसा आदमी? बड़ा। लेकिन बड़ों में बहुवचन बना दिया तो बहुवचन हमेशा किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएंगे। फिर अपने पास शब्द है, अमीर है, गरीब है। मैंने लिखा, गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ। तो अब गरीब तो आपके विशेषण शब्द है, गरीब आदमी, कैसा आदमी? गरीब। लेकिन गरीबों बहुवचन बन गया, जातिवाचक है। आगे अपने एक फैक्ट पढ़ेंगे साथियों, अभी आप इस चक्कर मत पढ़ना। गरीबी वो एक भाव बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, गरीबों बहुवचन में आ गया है, जातिवाचक है। और मैं कहूँ साथियों, आजकल अमीरों और गरीबों के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ रही है। आजकल अमीरों और गरीबों के बीच क्या बढ़ रही है? दूरियां। अब इस वाक्य को आप समझो, आजकल अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है वो बढ़ रही है। अमीरों व गरीबों के बीच, अमीरों और गरीबों के बीच दूरियां बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है। अब आप यहाँ पे देखो मित्रों, अमीर और गरीब विशेषण शब्द है, लेकिन बहुवचन बना दिया, अमीरों और गरीबों। अब जितने भी अमीर है, जितने भी गरीब है, सबका सूचक है ये, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो अब मैं यहाँ पे एक फैक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी रेखांकित पद लिखे हैं, कौन से? वीरों, बड़ों, गरीबों, अमीरों, ठीक है। तो ये रेखांकित शब्द आपके कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? तो बताओ, सब बहुवचन में है कि नहीं है? तो ये जितने भी रेखांकित पद है ये जातिवाचक के उदाहरण है। किसके उदाहरण हो जाएंगे? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि विशेषण बहुवचन में आएंगे और जातिवाचक संज्ञा में माने जाएंगे। समझ गए बात को? तो मैं मानता हूँ मेरे सभी प्यारे साथियों के, मेरे सभी मित्रों के यहाँ तक के संज्ञा के चारों प्रयोग क्लियर है। पूरी बात वापस, चारों प्रयोग वापस समझो। वक्ति से जाति, कोई वक्तिवाचक शब्द है, एक का बोध नहीं करवाएगा, एक से अधिक का बोध करवाएगा, एक से अधिक का बोध करवाएगा, एक प्लस का बोध करवाएगा, जातिवाचक है। जैसे लक्ष्मी है, सीता है, सावित्री है। फिर हमने देखा कोई जातिवाचक शब्द है, गोस्वामी पूरी जाति का बोध नहीं करवाएगा, किसी एक का बोध करवाएगा, वक्तिवाचक बन जाएगा। फिर मित्रों, भाववाचक शब्द है और बहुवचन में आएगा, जातिवाचक बन जाएगा।
फिर साथियों कोई विशेषण शब्द है बहुवचन में आएगा जातिवाचक बन जाएगा, क्योंकि बहुवचन हमेशा किस में होगा, जातिवाचक में होगा। फिर व्यक्ति और जाति सदैव किस में आता है, एक वचन में। जातिवाचक एक वचन और बहुवचन दोनों में आता है, व्यक्ति और भाव एक वचन में और जातिवाचक बहुवचन में भी आता है। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न बनता है हमारे मूर्त और अमूर्त का। मूर्त संज्ञा कौन सी है और अमूर्त संज्ञा कौन सी है? तो देखो अमूर्त संज्ञा कौन सी है। मित्रों आप जानते हैं कि मूर्त का अर्थ है मूर्ति, मतलब अर्थ नहीं है, आपको याद रखना है, जिसका कोई निश्चित आकार हो, जिसको आप देख सकते हो, वो तो होती है मूर्त। अब मूर्ति मूर्त है, लेकिन उसके अंदर जो विराजमान भगवान है वो अमूर्त है, वो हम केवल महसूस करते हैं। तो अमूर्त वो है जिसको केवल महसूस करते हैं, जो मूर्ति नहीं है। मूर्ति का मतलब मूर्ति का आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन जिसको देख नहीं सकते वो क्या है, अमूर्त। तो हमने एक संज्ञा पढ़ी थी, देखो संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्ति, जाति और भाव। तो भाववाचक में हमने ये पढ़ा कि भाव, दया, प्रेम, क्रोध, इनको अपन देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। मैंने कहा था कि रवि कह रहा है मुझे कल बहुत भयंकर क्रोध आया, अब उसको पूछो कैसा क्रोध था, गोरा था, छोटा था, 3 फुट था, 8 फुट था, 8 लीटर था, केवल महसूस करने की चीज़ है। तो भाववाचक संज्ञा हमने लिखा देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। तो साथियों अमूर्त कौन है, अमूर्त संज्ञा है आपके भाववाचक, ठीक है। भाववाचक संज्ञा अमूर्त है। और मूर्त में व्यक्ति और जाति, जैसे व्यक्ति मैंने कहा श्याम, तो आप श्याम को देख सकते हो। जातिवाचक मैंने कहा बालक, पुस्तक, इनको आप देख सकते हो। तो मित्रों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आपकी मूर्त संज्ञा है और भाववाचक आपके क्या है, अमूर्त संज्ञा है। ये एक फैक्ट आपको और अच्छे से लेके ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक की बातें हो जाती है। तो फिर अब अंतिम रहता है हमारी भाववाचक संज्ञा का बनना। ये अब क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, तो आज की क्लास में ही कंप्लीट कर लेते हैं। साथियों अगला फैक्ट है भाववाचक संज्ञा का बनना। भाववाचक संज्ञा का बनना, फिर इसके बाद में संज्ञा में कोई रत्ती भर भी चीज़ें बचेगी नहीं। तो भाववाचक संज्ञा का बनना, और आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज से ध्यान रखना है मित्रों। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। तो मैं ये कंटिन्यू आगे लिख देता हूँ, भाववाचक संज्ञा का बनना। और भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा जो है आपकी 5 प्रकार से बनेगी। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या आती है मित्रों, हमारे संज्ञा आती है। क्या आती है, संज्ञा। तो सबसे पहले तो भाववाचक संज्ञा बनेगी जातिवाचक संज्ञा से। किससे बनेगी, जातिवाचक संज्ञा से। फिर भाववाचक संज्ञा बनेगी, संज्ञा के बाद में क्या आता है, सर्वनाम। तो किससे बन जाएगी, सर्वनाम से। सर्वनाम के बाद में आपकी क्या आता है भाववाचक संज्ञा के लिए, तो आप सभी जानते हो संज्ञा, सर्वनाम, फिर सर आता है विशेषण। तो बताओ भाववाचक संज्ञा किससे बनेगी, विशेषण से। मित्रों बताओ विशेषण के बाद में क्या आता है, 4 विकारी शब्द है हमारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चौथा है क्रिया से बनती है। किससे बनती है, क्रिया से बनती है। और मित्रों क्रिया के बाद में बताओ मुझे क्या आता है, तो 4 विकारी हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब एक अविकारी पद होता है जिसको अपन कहते हैं अवयव। अविकारी को क्या कहते हैं, अवयव। विकारी 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, ये आगे हम समझेंगे जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ लेंगे तो मैं आपको अलग से बता दूंगा विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं। अभी आपको यही समझना है कि भाववाचक संज्ञा। अब देखो अभी हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ी नहीं है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जीवन में कभी नहीं पढ़ी, बचपन से लेकर आज तक पढ़ी है। तो अब निश्चिंत रहें आप, एक बार मोटे तौर पर हमें इसका समझना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और एक जो अविकारी होता है अवयव, उससे भी क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा। और ये कुछ घिसे पिटी बातें हैं, मैं लिखाऊंगा तो स्वतः आपके क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। अब अपन क्या करेंगे, इनसे आपके भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। भाववाचक संज्ञा किससे बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से बनती है, और किससे बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, और भाववाचक विशेषण से भी बनती है, और भाववाचक क्रिया से भी बनती है, और भाववाचक अवयव से भी बनती है। किससे बनती है, अवयव से बनती है। अब मित्रों अब इसमें अपन कुछ प्रैक्टिस करेंगे। देखो अब होता क्या है, आपको कौन सी बात समझनी है कि जो जातिवाचक संज्ञा है, या जो सर्वनाम है, या जो विशेषण है, या जो क्रिया है, या अवयव है, इनमें कोई न कोई अपन परते जोड़ देते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मित्रों भाववाचक संज्ञा का बनना पड़ रही है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में परते जोड़ने पर भाववाचक बनती है। तो 99% क्या होता है
कि किसी की शब्द के पीछे प्रत्यय दिया हुआ है। जैसे हमने भाववाचक संज्ञा में पढ़ा था अच्छाई, भलाई, बुराई, तो अच्छा में आई, भला में आई, बुरा में आई। अमीरी, गरीबी, तो अमीर में ई प्रत्यय था, गरीबी में ई प्रत्यय था, गरीब प्लस ई, अमीर प्लस ई। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे देखो, मैंने जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण लिखा आपके मित्र। अब आप ये बताओ, मित्र जातिवाचक शब्द है, कैसा शब्द है? जातिवाचक। क्योंकि मित्र कितने होते हैं? तो सर मित्र बहुत होते हैं। मित्र कितने होते हैं? तो मित्र बहुत होते हैं। तो साथियों, मित्र में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा ता। बहुत होते हैं मतलब मित्र तो जातिवाचक है। अभी पहले मैं इधर लिखूंगा वो जातिवाचक शब्द है, लेकिन बनेगी तब क्या बन जाएगी? भाववाचक। लेकिन मित्र मैंने ता प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? मित्रता। अब मित्र, मित्र को आप देख सकते हो, मित्र बहुत है, जातिवाचक है, लेकिन मित्र में ता प्रत्यय जोड़ते क्या बन गई? भाववाचक। मित्रता महसूस करने की चीज़ है। आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे बीच 8 किलो मित्रता है, केवल महसूस करने की चीज़ है, भाव है। तो आपको ध्यान रखना है, मित्रता क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा। मेरे पास शब्द है मित्रों पशु, और आप सभी जानते हो कि पशु बहुत है, मतलब जातिवाचक है, लेकिन मैंने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, पशुता। तो पशुता क्या है? एक भाव है। मैंने लिखा पशुत्व, तो पशुत्व क्या हो जाएगा? एक भाव हो जाएगा। जैसे पशु है, तो पशु में ता प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? पशुता। पशु में तव प्रत्यय जोड़ूं तो क्या बन जाएगा मित्रों? पशु तव। इसी तरह से आपके पास में एक शब्द है मानव। मानव में अगर अपन ता प्रत्यय जोड़ें तो क्या बन जाएगा? मानवता। मतलब मानव और पशु मित्र ये बहुत है, जातिवाचक है, लेकिन जो आगे नए शब्द बन रहे हैं, मानवता है। जैसे दानव से क्या बना? दानवता। तो मित्रों, ये मानवता, दानवता, पशुता, ये आपके है ना, ये भाववाचक शब्द है। कैसे शब्द है? भाववाचक शब्द है। अब भाववाचक शब्द हो गए, फिर हम सर्वनाम की शुरुआत करें तो सर्वनाम में अपन देख सकते हैं कि भाई अपना, पराया, ये क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम में सबसे चलता फिरता उदाहरण आता है आपके मम का। किसका आता है? मम। ये सर्वाधिक पूछा जाता है। मम यानी मेरा, एम यानी मैं और हम, ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। आगे अपन सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तम पुरुष में बोलने वाला मैं और हम, उत्तम पुरुष सर्वनाम को उदाहरण है। तो ये संस्कृत शब्द है मम। मम का अर्थ होता है मेरा, एम यानी मैं। अर्थ आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। मम और एम सर्वनाम शब्द है, ये इतना ध्यान रखना है। अब मैं इसमें कोई प्रत्यय जोड़ूं और भाववाचक बनाऊं। जैसे मित्रता, पशुत्व, मानवता, ये महसूस करने की चीज़ है, भाव है। तो मित्रों, मम से मैंने प्रत्यय जोड़ के बनाया ममता। अब ममता में संज्ञा पूछे तो कभी आप ये मत समझना कि सर ममता एक लड़की का नाम है, व्यक्तिवाचक कर दूं। हाँ, ममता एक भाव है, माँ की ममता, माँ का अपनी संतान के प्रति जो प्यार है वो क्या है? ममता। या इसी में अगर मैं तव प्रत्यय जोड़ दूं तो ममता की जगह भी क्या बन सकता है? ममत्व है। तो ममता और ममत्व क्या है? भाववाचक है, क्योंकि इधर तव प्रत्यय, तव है, ता है, इधर तव है, ता है, तो ये वाले आपके भाववाचक में माने जाएंगे। मित्रों, अपने पास शब्द है अहम, एक सर्वनाम है। अहम में मैंने कार जोड़ा, क्या बन गया? अहंकार। तो अहंकार क्या हो गया? आपके भाव हो गया। मेरे पास सर्वनाम है अपना, अपना है। पराया है, ये क्या है? सर्वनाम। अपना में मैं पन जोड़ूं तो शब्द क्या बन जाएगा? अपनापन या अपनायत, अपनायत। तो अपनापन कहो, चाहे अपनायत कहो, चाहे अपन तव कहो, क्या कहो? अपन तव कहो। तो अपन तव लिख दो अपनायत की जगह, अपन तव, अपन तव। तो ये क्या है? भाव है। पराया से क्या बन जाएगा? परायापन। इधर पन जुड़ा है, इधर तव जुड़ा है, इधर कार जुड़ा है, इधर तव, तो ये क्या हो गई? सर्वनाम से आपके भाववाचक संज्ञा बन गई। अब आपके पास में विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण है। जैसे मैंने लिखा अच्छा, अच्छा बालक। कैसा बालक? अच्छा बालक। चतुर औरत। कैसी औरत? चतुर औरत। मैंने कहा मीठा आम। कैसा आम? मीठा आम। ठीक है, ये विशेषण शब्द है। कैसे शब्द है? विशेषण। तो अगर मैं इसमें प्रत्यय जोड़ूं तो अच्छा से क्या बन जाएगा? अच्छा ही बन जाएगा। इसी तरह से बुरा आदमी। कैसा आदमी? बुरा आदमी। भला आदमी, भला आदमी। कैसा आदमी? भला। तो ये भी शब्द क्या है? विशेषण है। तो अब इनमें प्रत्यय जोड़ दो। चतुर में ता जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? चतुरता। चतुर में आई भी जोड़ सकते हैं, शब्द बन जाएगा चतुराई। चतुराई भी क्या है? आपके भाव है। मीठा में आस प्रत्यय जोड़ते ही क्या बन जाता है? मिठास। मिठास भी क्या है? भाव है।
बुरा में आई जोड़ते हो तो क्या बन जाता है, बुराई। भला में आई जोड़ते हो तो क्या बन जाता है, भलाई। तो ये मिठास है, भलाई है, बुराई है, ये सभी भाववाचक शब्द है। कैसे शब्द होंगे मित्रों, भाववाचक। इसके बाद में अपने पास में आती है क्रिया। क्या आती है, क्रिया। क्रिया में भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, भाववाचक। जैसे आपके पास में क्रिया है थकना। कैसी क्रिया है, थकना क्रिया है। तो देखो थकना। आपके पास में क्रिया है घबराना। आपके पास में क्रिया कैसी है, घबराना। आपके पास में क्रिया है सजाना। कैसी क्रिया है, सजाना। ठीक है। आपके पास में क्रिया है लिखना। मित्रों इसमें प्रत्यय जोड़ते ही भाववाचक बन जाएगी। जैसे मैं बात करूं तो थकना से आप बना सकते हो थकावट। थकना में आवट प्रत्यय जोड़ दे क्या बन गया, थकावट। अब थकावट एक भाव है। घबराना में आठ जोड़ा क्या बना, घबराहट। तो घबराहट क्या है, एक भाव है। सजना, सजाना में आवट जोड़ा क्या बना, सजावट। तो सजावट भी क्या है, एक भाव है। लिखना में आवट जोड़ा क्या बना, लिखावट। लिखावट भी एक क्या है, भाव है। और अंतिम अपने पास में आ जाता है अवयव शब्द। कैसा शब्द, अवयव। अवयव में मैं 4-5 शब्द दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले अपने कोई चीज़ है निकट। कोई चीज़ है निकट है मतलब समीप है, अपने पास में है। कोई चीज़ है जो आपसे दूर है। तो बस ये निकट, समीप, दूर, ये अवयव शब्द होते हैं। इनमें प्रत्यय जोड़ोगे भाव बनेगा। जैसे मैं निकट में ता जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, निकटता। तम जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, निकटतम। समीप में मैंने यह जोड़ा, क्या बना, समीप्य। अगर ता जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, समीपता। दूर में ई जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, दूरी। तो ये समीपता है, दूरी है, निकटता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आशा और अपेक्षा यहाँ तक की सारी बातें आपके क्लियर है। अब अपन कुछ और उदाहरणों से समझेंगे यहाँ पर बातें। देखो आपके पास में शब्द है नौकर। अभी मैं जातिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण ले रहा हूँ। नौकर है। आपके पास में एक शब्द है चोर। आपके पास में शब्द है भक्त। आपके पास में शब्द है बूढ़ा। आपके पास में शब्द है शिशु। और एक अंतिम शब्द आपको ध्यान रखना है, आपके पास में शब्द है गुरु। इस प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारे अपने यहाँ पे लिख चुके हैं। देखो नौकर बहुत है, चोर बहुत है, भक्त बहुत है, बूढ़े बहुत है, शिशु बहुत है और गुरु बहुत है। तो जो बहुत है वो हमेशा क्या है, जातिवाचक। अब इसमें प्रत्यय जोड़ दो। नौकर जातिवाचक है, लेकिन नौकरी, नौकर में जोड़ा, नौकरी क्या है, एक भाव है। चोरी क्या है, भाव। आदमी जैसे मान लो कोई बैठा है, उसके मन में चोरी का भाव आ सकता है, तो ये महसूस करने की चीज़ है। भक्त है, लेकिन भक्ति क्या है, भाव है। बूढ़ा से बूढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये अपन उदाहरणों में भी पढ़ चुके हैं। शिशु में ए जोड़ते हैं तो आगे अपन प्रत्यय में समझेंगे, शेषव बनता है। और गुरु में ए जोड़ते हैं मित्रों तो गुरु से क्या बनता है, गौरव बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये इस बात का आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर्वनाम में एक दो उदाहरण अपन और कर लेते हैं। जब आप इतने उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, पूर्ण है। एग्जामिनर से 10 कदम आगे की बात है। देखो एक बार पढ़ना है, अच्छे से लेके पढ़ना है। तो आपके पास एक शब्द आ जाता है सर्वे आ जाता है, एक आपके सव आ जाता है, एक आपके सर्वनाम में निज आ जाता है। निजन खुद का, सव्यन खुद का, सर्वनि शब्द, तो ये सर्वनाम शब्द है। तो मैं जैसे सर्व में एक प्रत्यय जोड़ दूँ, सर्व में सव जोड़ दिया, सर्व सव, ये भाव है। सर्व सव तुझे न्योछावर कर रहे हैं भगवान, तो वो क्या है, सवत्व हो जाएगा। इसी तरह से निज में तव जोड़ दे क्या बन जाता है, निजत्व। तो ये तवय है, ता है, सव है, ये आपके भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ये प्रत्यय जहाँ भी मिले भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब हम कुछ विशेषण शब्द देखेंगे और बात करें विशेषणों की, तो देखिए तो देखिए आपने जैसे मीठा से क्या लिखा है, मिठास, तो मीठा से मिठास लिखा है। इसी तरह खट्टा आ सकता है आपके, क्या आ सकता है, खट्टा आ सकता है आपके, सुंदर आ सकता है। इसी तरह से आपके मैं बात करूं तो आपके मधुर आ सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आप वीर लिखना चाहो तो वीर भी लिख सकते हो। ठीक है। खट्टा में आस जोड़ेंगे, देखो खट्टा फल, कैसा फल, खट्टा। सुंदर बालक, मधुर वाणी, कैसी वाणी, मधुर। वीर बालक, कैसा बालक, वीर।
तो कैसा का उत्तर विशेषण। अब इनमें पढ़ते जोड़ते जाओ और बनाते जाओ। तो देखो खट्टा में आस जोड़ेंगे, खटास भाववाचक है। सुंदर में ता जोड़ो, सुंदरता। सुंदर में यह जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सौंदर्य बनता है। सुंदर में यह जोड़ते ही क्या बन जाता है, सौंदर्य बन जाता है। मधुर में ता जोड़ते हैं तो मधुरता बनता है। मधुर में ता जोड़ते ही क्या बन जाएगा, मधुरता बन जाएगा। देखो अपन इनको थोड़ा और हटा के करते हैं। आओ इधर, थोड़ी सी मैं इसकी साइज पतली कर देता हूँ पेन की। अब देखो सुंदर से क्या बन जाएगा, सौंदर्य बन जाएगा। यह जोड़ते हैं तो सौंदर्य और ता जोड़ते हैं तो सुंदरता। इसी तरह से मधुर में यह जोड़ते हैं तो क्या बनता है, माधुर्य। ये याद रखना है, अभी आपको पढ़ते में अपन देखेंगे कैसे बनता है। मधुर में ता जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मधुरता। इसी तरह से वीर में ता जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वीरता एक भाव है और वीर एक क्या है, विशेषण। वीर बालक, कैसा बालक, वीर बालक। ठीक है। अब मित्रों आगे अपन चलते हैं क्रिया में। किस में चलते हैं, क्रिया में। क्रिया में हमने 3-4 क्रिया लिखी है, सजाना है, लिखना है, थकना है और घबराना है। तो इसी तरह से आपके कुछ और उदाहरण अपन लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं भाई कि थकना है। इसी तरह से एक आप लिख सकते हैं आपके खेलना है, आपके हारना है, हारना भी क्रिया है, जीतना भी क्रिया है, हंसना भी क्रिया है। और क्रिया में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया है, वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। क्रिया है आपके चलना। कौन सी क्रिया है, चलना। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जब भी बनता है तो अच्छे अच्छे लोगों के तोते उड़ जाते हैं मित्रों, तबीले बज जाते हैं। देखो चलना क्रिया है। तो चलना में जब अपन कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं ना तो अंतिम ना क्रिया का स्वतः हटता है। जैसे देखो थकना में जोड़ा आवट तो ना हट जाएगा, थक प्लस आवट क्या बन गया, थकावट। घबराना में आठ जोड़ा, ना अपने आप हट गया, घबरा प्लस आठ, घबराहट। सजाना में से आवट जोड़ा तो सजा प्लस आवट, सजावट। लिख प्लस आवट, लिखावट। ना खुद हटेगा। तो देखो मैं चलना में ए जोड़ूं तो पीछे क्या बचा, चल। लेकिन आपको ध्यान रखना, चल नहीं, क्या होगा, चाल। चलना क्रिया है लेकिन चाल चलन ये क्या होते हैं, भाव। तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। इसका परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, जैसे देखो इसका मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आपको। मैंने लिखा बुराई एक भाववाचक संज्ञा है। बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। या ममता भाववाचक संज्ञा है। मान लो ममता भाववाचक संज्ञा है, ये बना है, यानी ये बना है, ये किससे बना है, ममता। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ममता आपके बना है संज्ञा से, ममता आपके बना है सर्वनाम से, ममता आपके बना है क्रिया से, या ममता आपके बना है विशेषण से। ये प्रश्न इस प्रकार का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विशेषण से। तो आपको पता है कि ममता बना है मम से। ममता किससे बना है, मम से। और मम क्या होता है, सर्वनाम। मम और अहम सर्वनाम हमने सबसे ऊपर पढ़े हैं, मम और अहम, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ममता बना है सर्वनाम से। ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ मैं सेलेक्टिव चेंज कर रहा हूँ, वो शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक आपको शेषव का ध्यान रखना है और एक आपको गौरव का ध्यान रखना है। इधर से आपको मम और अहम का ध्यान रखना है। इसमें से आपको बात करें अपन तो सुंदर है और मधुर है, इनका ध्यान रखना है। मिठास का भी रख सकते हैं। और इधर आपको इम्पोर्टेंट ओनली फॉर चाल का ध्यान रखना है। तो इधर कुछ भी पढ़ना वैसे पूरा ही है, बट कुछ सेलेक्टिव चीज़ें उनका आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखो ममता किसे बना, सर्वनाम से। अब यही प्रश्न मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने लिखा है, मेरे पास शब्द है अच्छाई है, अच्छाई है और ये बना है। तो आप देखो ममता मम प्लस तार अच्छाई बना, अच्छा प्लस आई। अब अच्छा क्या है, संज्ञा है, एक सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो सर अच्छा बालक, कैसा बालक, अच्छा, अच्छा विशेषण है। तो अच्छाई किससे बना है, विशेषण से बना है। अच्छाई किससे बना है, विशेषण से बना है। तो अगला मेरा प्रश्न है, मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, मित्रता किससे बना है। तो संज्ञा की जगह आपको यहाँ पे ऑप्शन, वैसे रियल ऑप्शन अपना क्या था, जातिवाचक संज्ञा। तो आपके पास में प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा से बना है या किससे बना है। तो आप बिल्कुल कहोगे सर मित्रता बनाए मित्र से। मित्रता किससे बनाए, मित्र से। तो मित्र बहुत होते हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा है। समझ गए बात को। तो इस प्रकार के लेके आपके प्रश्न यहाँ पे आते हैं। ठीक है। तो अब हमारी कुछ बातें बच गई थी, उनको अपन कर लेते हैं यहाँ पर पूरा। और आगे देखो आप, तो
खेलना में से ना हटा दो, खेलना क्रिया है लेकिन भाव क्या है, खेल। आपने बहुत बार सुना है खेल को खेल की भावना से खेलो। हारना क्रिया है, ना हटाओ, हार क्या है, भाव है। जीतना क्रिया है लेकिन जीत क्या है, जीत आप देख नहीं सकते कैसी जीत है, 4 फुट की 6 फुट की, एक महसूस करने की चीज़ है, भाव है। और रचना क्रिया है लेकिन हंसी क्या है मित्रों, एक भाव है। हंसी क्या है, एक भाव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी भाववाचक संज्ञा आपके 5 प्रकार से बनती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव से। तो अवयव तक अपन कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। निकट, समीप, दूर तक अपन पढ़ चुके हैं और आगे अपन देखेंगे। तो देखिए कुछ और उदाहरण आप खुद को मैं दे रहा हूँ बनाने के लिए, आप खुद को बनाने हैं। जैसे भीतर है, आपके ऊपर है, बाहर है, और इसमें 2 शब्द और ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लास्ट वाले 2 शब्द है, एक शब्द है मित्रों परस्पर और एक शब्द है आपके व्यवहार। व्यवहार, परस्पर है, व्यवहार है, ऊपर है, भीतर है, बाहर है, ये आपके अवयव शब्द है। कैसे शब्द है, अवयव शब्द है। अगर अपन इसको थोड़ा अलग अलग लिखते तो और ज़्यादा बेटर होता है ना। पहले जातिवाचक संज्ञा एक स्लाइड में बना देते, फिर सर्वनाम से बना देते, फिर विशेषण क्रिया अवयव से बना देते, लेकिन जैसा भी है बेस्ट है। एक बार के लिए अभी अपन परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो भीतर में प्रत्यय जोड़ो तो क्या बन जाएगा, भीतरी। ऊपर में प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपरी। बाहर से बाहरी। लेकिन मित्रों ये लास्ट वाले दोनों ही शब्द टेंट टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके, व्यवहार वाला और परस्पर वाला, इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक को समीप वाला, सामीप्य भी कई बार पूछा जाता है, सामीप्य भाववाचक शब्द है, ये बनाए तो अवयव से। तो इधर देखो परस्पर से बन जाता है आपके पारस्परिक, क्या बन जाएगा, पारस्परिक। पारस्परिक एक भाव है। व्यवहार से व्यवहारिक क्या है, एक भाव है, व्यवहारिक भाव। साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके संज्ञा शून्य से शिखर तक कंप्लीट होती है। अब संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और इनका प्रश्न कैसे आएगा वो अपन पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको एक नया प्रश्न देता हूँ जो अभी तक का एक विशेष प्रकार का पहली बार पूछा गया प्रश्न है। वैसे नॉर्मल प्रश्न है, बहुत नॉर्मल है पढ़ने वाले के लिए, तो आपको देखना है। मेरा प्रश्न है, राधा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। प्रश्न क्या है, राधा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। ये अंतिम प्रश्न, इसके साथ अपन क्लास का विधि विधान से करेंगे समापन। राधा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। राधा तो हमारे घर की क्या है भाई, लक्ष्मी है। यहाँ एक लक्ष्मी रेखांकित है और एक राधा रेखांकित है। फिर आपका प्रश्न है, रेखांकित शब्दों में क्रम से संज्ञा भेद है। रेखांकित शब्दों में क्रम से संज्ञा भेद है। क्रम से संज्ञा भेद है। क्रम से संज्ञा भेद है, यानी इनमें संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ऑप्शन बी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और इधर लिख देंगे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। इधर है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, और अगला है जातिवाचक, भाववाचक। तो आप देखोगे आंसर की ओर प्रयास करेंगे अपना। मित्रों अभी तक की बात करूं, आज तक पहले, इससे पहले प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता था, राधा के नीचे अंडरलाइन नहीं करके केवल लक्ष्मी के नीचे अंडरलाइन करते और पूछते ये किस प्रकार का शब्द है। तो हमने पढ़ा कोई व्यक्तिवाचक शब्द है, उसके जैसे गुणों वाले सभी लोगों को बोध करवाए तो जातिवाचक है। जैसे मैंने कहा राधा हमारे घर की लक्ष्मी। अब लक्ष्मी करते हैं जितनी भी सौभाग्यशाली महिलाएं हैं, संपन्न महिलाएं हैं, जिनका प्रवेश शुभ है, वो सभी लक्ष्मी है। मतलब ये सभी संपन्न महिलाओं के लिए आया है, तो ये तो जातिवाचक है, दूसरा पद। तो ठीक इसी सीक्वेंस में रखना है, पहले है वो पहले, दूसरा है वो दूसरा। तो दूसरे नंबर पे है लक्ष्मी जातिवाचक, और जातिवाचक इस एक ऑप्शन में। फिर राधा, अब राधा अपने घर में कोई एक महिला है राधा, उसको हमने कहा ये हमारी लक्ष्मी है, तो राधा वो एक ही है, एक है मतलब वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। आशा और अपेक्षा ये बातें भी आपके क्लियर हो गई है। तो साथियों पिछली 3 क्लासों में, यानी पिछली 2 क्लास और आज की क्लास में संज्ञा को हमने बहुत विधि विधान से समापन किया है, अच्छे से लेकर समझा है। और अब संज्ञा बिंदु का यही विधि विधान से होता है आपके समापन। इस कथा को करते हैं कंप्लीट और बाकी की बातें करेंगे अपन नए बिंदु के साथ नई क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। राधे राधे।